एक एक करके क्वेश्चन आराम से देखेंगे। देखो अभी हाल फिलहाल की यदि हम लोग बात करें तो हाल फिलहाल में आप लोग को पता है एक गेम का आयोजन हुआ और फिर से पुनः वो समाप्त भी हो गया। वो ओलंपिक गेम्स हुआ था पेरिस में, ठीक है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 से 14 अगस्त वाले में बने हैं, तो वो देखते जाओ। सबसे पहला सवाल है कि भाला फेंकने में, ठीक है, इस बार पहले नंबर पे जो आया है वह किस देश का खिलाड़ी आया है? तो पाकिस्तान का है। क्लियर है। उसके नाम की यदि हम लोग बात करें तो शॉर्ट में उसका नाम है अरशद। ध्यान रखना ये चीज। इस बार जो पेरिस का ओलंपिक गेम हुआ है, भाला फेंकने में जो गोल्ड मेडल जो मिला है वह अरशद को मिला है और इन्होंने फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त किया। क्लियर है। सेकेंड जो रैंकिंग प्राप्त किया है वो अपना इंडियन प्लेयर है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्हें जो है मेडल जो मिला, इन्हें मिला सिल्वर। तो 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं जनरली। पहला जो होता है गोल्ड होता है, दूसरा सिल्वर और तीसरा होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो यदि भाला फेंकने में गोल्ड मेडल की बात करें, पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद ने प्राप्त किया जिसका पोजीशन पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट था। सेकेंड पोजीशन नीरज चोपड़ा का रहा जो भारतीय खिलाड़ी हैं। क्लियर है। इन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। हो सकता है आपके एग्जाम में इन दोनों की पूछ दिया जाए भाई कितना मीटर भाला फेंका था। तो अरशद की यदि हम बात करें तो यह भाला जो है कितना मीटर फेंका था? 92.975 मीटर। और दूसरे पोजीशन पे जो नीरज जी रहे हैं वह जो भाला जो फेंका था वह फेंका था भाई 89.45 मीटर। क्लियर है। 2 चीज यह भी पूछा जा सकता है कि भाला फेंकने में विश्व रिकॉर्ड सबसे ज्यादा दूरी तक भाला फेंकने में अभी तक का कौन सा या किस देश का खिलाड़ी है? तो एक देश है जिसका नाम है चेक गणराज्य। अब यहां से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जो अगले दिन बताना आप लोग कि चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, ये जरूर हमें बताइएगा। क्लियर है। चेक गणराज्य के जो खिलाड़ी हैं उसका नाम है जोन जेलेनजेनी। ध्यान रखना, जोन जेलेनेजी भी कहते हैं इसे। अभी तक सबसे लंबी दूरी तक भाला फेंकने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड इसी के नाम से है। और यह जो भाई जो फेंका है 98.48 मीटर। तो सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है चेक गणराज्य के प्लेयर का। क्लियर है। जोन का है लगभग 98 मीटर, ऐसे याद रखना। इस बार 92 मीटर या 93 मीटर के आसपास अरशद था जिनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है भाई। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है जो कई बार मैं आपको बता दिया हूं कि यूएनओ का हेड कौन है? तो यूएनओ का जो हेड है उसका नाम है एंटोनियो गुतेरस। सीधा सा। तो यूएनओ का जो हेड है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्लियर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड है उसका नाम है एंटोनियो गुतेरस। यहां से फिर मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये जो गुतेरस जी जो हैं यह मुख्य रूप से किस देश के रहने वाले हैं? क्योंकि जब तक होमवर्क नहीं देंगे ना मुझे अच्छा लगता है और तुम लोग कम से कम इतना तो ढूंढोगे, ढूंढते हुए कई चीज याद हो जाता है। एंटोनियो गुतेरस अभी एक सलाह दिया है भारत और पाकिस्तान को, और वह सलाह क्या है? बराबर जो है ये मुद्दा तो सुलझा लिया गया है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, लेकिन पाकिस्तानी जो है अपना इस एरिया में जब जाओगे बेटा, ये ऐसे है जम्मू कश्मीर, ये जो एरिया है ये है एलओसी जिसे हम लोग कहते हैं पीओकेवी, पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र। इस पर बार बार दावा ठोक रहा है पाकिस्तान की यो हमारा है। तो यूएनओ के जो हेड है गुतेरस, एंटोनियो गुतेरस, वो बोले कि भाई इस बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, इस बीच में खुद भारत और पाकिस्तान खुद से सुलझाएगा। और भारत और पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बेटा
जिसका नाम है शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला समझौता। बोला 1972 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ उसके आधार पे ये पीओके के मुद्दे को क्या किया जाए, सुलझाया जाए। क्लियर है? अच्छा, एक और होमवर्क यहां, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है यह हमें आप लोग जरूर बताइएगा। क्लियर है? क्वेश्चन भी साथ के साथ ध्यान रखो। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है कि बांधवगढ़ नेशनल टाइगर पार्क या बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित? कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सीधा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में स्थित। क्लियर है? कई बार यह भी पूछ दिया जाता है कि किस स्टेट को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा टाइगरों के लिए जो नेशनल पार्क बना हुआ है वह बना हुआ है मध्य प्रदेश में। इसलिए यदि पूछा जाए कि बाघों वाला राज्य टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य फेमस है, तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया कानून अभी भारत सरकार के द्वारा बेटा बनाया गया है और वह जो कानून है वह बैंकिंग सेक्टर के लिए बनाया गया है, बैंकिंग सेक्टर एक्ट 2024। जनरली हम लोग खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवाते हैं तो कितने नॉमिनी होते हैं? एक। लेकिन अब सरकार बोले हो सकता है, ध्यान से चीजों को सुनो, कि मान लो किसी के एक बेटे हो तो हो सकता है ना चाहते हुए भी उसी के नाम नॉमिनी में डालना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास कितना है? एक। सरकार बोल दिया कोई दबाव में अब नहीं आएगा, इसलिए नॉमिनी अब एक के जगह पे कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब जिसके नाम से उसे करना है उसके नाम से कर सकता है। 4 नॉमिनी होगा। अब मान लो एक घर में 2 बच्चे हो, नॉमिनी कितना भरा ये? 4। उस बच्चे को भी डर रहेगा कि भाई नॉमिनी में अगले बंदे का भी तो नाम है, यदि माँ बाप की हम सेवा ना करेंगे तो हमें क्या कर देगा? अगले के नाम से कर देगा। तो ये बैंकिंग सेक्टर पूछा जाए, एक्ट 2024 में बना है। नॉमिनी में अब कितने नाम होंगे? एक के जगह पे कितने हो जाएंगे भाई? तो 4 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं 110% जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें पूछा ही जाएगा। क्लियर है? एक बेटा देश है जिस देश का नाम है तिमोर लेस्ते। ध्यान रखना, ये तिमोर जो लेस्ते देश है ये पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया समझ गए? दक्षिणी पूर्व एशिया, जहां इंडोनेशिया है ना, तो इंडोनेशिया से सटके एक छोटा आइलैंड एरिया है और उस आइलैंड एरिया का नाम क्या है? तिमोर लेस्ते। यह एक कंट्री है। इसकी आबादी लगभग देखा जाए तो 20-22 लाख के आसपास है। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसका क्या है भाई? दिल्ली। दिल्ली नहीं है, ध्यान रखना ये चीज। तो अभी देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी तिमोर लेस्ते गए थे बढ़िया रिलेशन बनने के लिए। इसलिए तिमोर लेस्ते का ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूं, ये पूछा ही जाएगा। सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत का बेटा सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। इसी तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उस सर्वोच्च सम्मान का नाम जरूर याद रखना है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। हो सकता है आपके एग्जाम में ये लास्ट पॉइंट आप याद रखो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखो देश का जो नाम है वही इस जो ये सर्वोच्च पुरस्कार है लास्ट में उसी का नाम है।
लेकिन माइंड में सेट रखना, छोटा कंट्री है द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू को, ठीक है, दिया गया है, इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। बच्चा जब पढ़ेगा तो उसे लगता है दिल्ली को गलती से दिल्ली लिख दिया। क्लियर है। यह भी पूछा जा सकता है कि वहां के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसका क्या नाम है। तो वहां के जो बेटा जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जोस रामोस होत्रा। जोस रामोस होत्रा, ठीक है। तो इतना आप लोग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो है हाल फिलहाल में J&K की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में एक नृत्य, एक फेस्टिवल किया गया है और सीधा पूछा जाता है, ज्यादा घुमाता नहीं है, कि कहां पर भारत के किस क्षेत्र में रॉफ नामक नृत्य का आयोजन किया गया। तो जो डल और बुलर झील है ना, वहां पे लगभग 10,000 से 15,000 युवतियां एक साथ फेस्टिवल मनाए, डांस किए, और उस नृत्य का नाम क्या है, रॉफ। सीधा सा आपके एग्जाम में आ जाता है कि रॉफ कहां की प्रमुख नृत्य है। 4 ऑप्शन दे देगा, कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, 4 उसे डालना है, 4 बना देगा। तो आपके माइंड में होना चाहिए यह प्रमुख रूप से किस एरिया का नृत्य है। हो सकता है जम्मू कश्मीर दे दे, लेकिन जम्मू कश्मीर में यदि कश्मीर सिर्फ हो, मूल रूप से जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, ठीक है। तो कश्मीर का जो मुख्य नृत्य है उसका नाम है रॉफ, और हाल फिलहाल में काफी चर्चा का यह सब्जेक्ट बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सीधा सा पूछा गया है, टेम्स नदी कहां है। ध्यान रखना, टेम्स नदी की हम यदि बात करें तो यह टेम्स नदी कहां की प्रमुख नदी है, तो ब्रिटेन की प्रमुख नदी है। ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन माइंड में सेट करना है, टेम्स नदी ब्रिटेन। इसके बाद देखा जाए भाई, फिर वही चीज आया है, गेम से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन आया है। हो सकता है यह दे दिया जाए कि भारत सरकार इस बार जो ओलंपिक गेम हुआ, टोटल कितना खर्च किए खिलाड़ियों पे। टोटल यदि खर्च की हम बात करें, आश्चर्य वाली बात है, टोटल भारत सरकार बहुत ज्यादा गेम में खर्च करते हैं, लेकिन यहां के लोग आउटपुट सही तरीके से नहीं देते। 470 करोड़ खर्च किए हैं इस बार, यही नहीं होता है भाई। और टोटल जो बेटा खिलाड़ी जो भारत की ओर से था, वह टोटल एथलीट कितने थे, 117। 117 खिलाड़ी पे कितना खर्च हुआ है, आप सोचो। और भारत में फिर भी एक बार भी गोल्ड, इस बार एक भी गोल्ड नहीं आया। इतना खर्च करने के बावजूद भारत का जानते हो वर्ल्ड में पोजीशन क्या रहा इस बार ओलंपिक में, 70 नंबर का पोजीशन रहा है। हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हो गए। देखो, मैं यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे डालता हूं कुछ फोटो, आप देखना, वो कभी मिस्टेक मत करना। कल या परसों सीजीएल में पूछा गया है 2 क्वेश्चन। क्या होता है, अब पूरा तो एक्सप्लेन यहां एक एक करके तो कर नहीं सकते 70 के 70, तो वो फोटो खींच करके भेज देता हूं, एक बार जरूर आप लोग उसे देख लें। नहीं देखेंगे नुकसान आपको होगा भाई, सिंपल सी बात। तो भारत का पोजीशन इस बार कितने पोजीशन पे रहा, ये 70 पोजीशन पे। और पहले पोजीशन पे कौन सा देश रहा है भाई, चाइना। जो कि चाइना सरकार हम लोगों से काफी कम खर्च करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कंडीशन होता है, भाई तू गोल्ड नहीं लाएगा ना तो अगले बार तुम्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां क्या है, लाओ या ना लाओ, मौज करते रहो। तो टोटल जो है भारत इस बार जो मेडल जीत के लाए हैं, टोटल कितना लाए बेटा, सिर्फ और सिर्फ 6, जिसमें से एक के बारे में तो तुम्हें मैं बता दिया हूं। एक लाया है सिल्वर, वो कौन लाया, नीरज चोपड़ा। और बचा कितना, 5 लाए हैं ब्रॉन्ज मेडल। एक भी गोल्ड इस बार नहीं मिला है। इस 5 में एक खिलाड़ी का नाम है मनु, वो 2 लाई है। मतलब टोटल कितने खिलाड़ी हो गए, 5। क्योंकि एक मनु जब 2 लाई तो और तो 4 ही खिलाड़ी तो बचे।
तो टोटल इस बार 5 खिलाड़ी ही मेडल लेके आ पाए हैं। ठीक है, सरकार धीरे 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 धीरे, नहीं तो नजरअंदाज करेंगे। और दिक्कत जानते हो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की है, आओ ना आओ, दे दो जॉब, दे दो फलाना, दे दो, समझ ही नहीं आता है भाई कंडीशन जब इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा बन सकता है यहां से कि इस बार भारत की ओर से सबसे कम उम्र वाला खिलाड़ी कौन लाया मेडल। ठीक है, तो एक लड़के का एज बेटा लगभग 21 वर्ष 24 दिन हुआ है और उसका नाम है अमन सहरावत। ध्यान रखना, यदि पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, गोल्ड तो जीते नहीं है, उसका नाम क्या है, अमन सहरावत, जिसका उम्र लगभग 21 वर्ष 24 दिन का ये हुआ है। क्लियर है। उसके बाद मैं बता ही दिया हूं भारत का पोजीशन क्या रहा। अगला क्वेश्चन है, मैं लेक्चर क्लास में बताया हूं आप लोगों को 1908 का वर्ष क्यों फेमस है। 1908 का वर्ष इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर पहली बार किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के थे, जज थे, इसको मारने के लिए 2 क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने प्लान किया, लेकिन बग्घी से आ रहे थे, दूसरे बग्घी पे बम फेंक दिया, जिस कारण से बाल कौन बच गया था, किंग्सफोर्ड। और आपको बताए थे प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को क्या किया, गोली मार लिया और 18 वर्ष से कम उम्र के अवस्था में खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और सबसे कम उम्र में भारत में फांसी पर चढ़ने वाला बंदा खुदीराम बोस ही। अब ये देखो 1908 का क्वेश्चन मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में आ रखा था और जब आ रखा है तो वही करंट अफेयर बन जाता है बेटा। एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहां है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है, तो ध्यान रखना भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कई बार सीधा सा सवाल आता है आपके एग्जाम में, वो कहां है भाई, तो दिल्ली में या नई दिल्ली। एक बड़ा अच्छा सवाल बन रहा है, वह सवाल भाई बन रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा अच्छा कानून पास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अंगदान करते हैं, अंगदान समझते हैं कि भाई जब मेरी मृत्यु हो जाएगा तो मेरा आंख, जो भी बॉडी का पार्ट्स जो सही है उसको निकाल लिया जाए और दूसरे में डाल दिया जाए, कम से कम हमारे आंख से कोई तो अंधापन दूर होगा। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार बोला है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको ध्यान रखना मध्य प्रदेश का राजकीय सम्मान मिलेगा बेटा। जैसे होते हैं ना, कोई शहीद होते हैं तो गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाता है, सैल्यूट दिया जाता है, सलामी दी जाती है। तो माना जाता है जब उनकी मृत्यु होगी, अंत्येष्टि होगी, तो उन्हें सलामी दिया जाएगा, राजकीय सम्मान, और उस राजकीय सम्मान को हम लोग कहते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया भाई, मध्य प्रदेश। क्लियर है। कुछ तो उसे मिले, जब इतना नहीं तो अपने हिंदू धर्म में क्या है भाई, बॉडी का कोई पार्ट्स नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई दे रहे हैं तो उनको कुछ तो मिले। हाल फिलहाल का बेटा रिपोर्ट आया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि भारत का जीडीपी रेट क्या है। तो जितना अपना पड़ोसी देश समझ में आ रहा है ना, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, सबसे अच्छा अपना जीडीपी रेट है। और भारत का प्रेजेंट टाइम का जो जीडीपी रेट है वह कितना परसेंट है भाई, 7.8%। और पड़ोसी देश में दूसरे नंबर पे कौन है भाई, तो चीन है। चीन का जीडीपी जो रेट है वह कितना है, और सबसे खराब स्थिति जो है पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जीडीपी रेट माइनस में चला गया, और दूसरा जो है बांग्लादेश भी कुछ टाइम पहले माइनस में चला गया। इसीलिए यह माना जा रहा है
पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला देश अपना भारत है। तभी तो कहा जा रहा है 2027 के बाद भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट जो चलाने वाले बंदे हैं वो पहले की तुलना में काफी ऑनेस्ट हैं और रोजगार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भाई, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था। क्या पूछा गया था? सबसे पहला पूछा गया था कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है बेटा, अभी अलीगढ़ तो डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है। तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी भाई? 1875 ईस्वी में। सीधा पूछा गया है सवाल। और जो शुरू करने वाले बंदे थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। इन्हीं के प्रेरणा से बाद में ये स्टूडेंट लोग कर रहे हैं अलीगढ़ आंदोलन शिक्षा के लिए। इसी कारण से इन्हीं की प्रेरणा से 1920 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। ये दोनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी पूछे गए हैं। तो पूछा जाए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बना, तो 1920 में बना है। और अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? 1875 में। किसने किया था? मेन संचालक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। और ध्यान रखना, इस आंदोलन का मेन मकसद था एजुकेशन को बढ़ावा देना, ना कि दंगे फसाद करना। अभी क्वेश्चन कुछ और है। अभी आपको पता है बगल में बांग्लादेश में दंगे फसाद हुए हैं। एक नया डेटा आया है, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बोली है, एक आइलैंड एरिया है जिसका नाम है बेटा सेंट मार्टिन द्वीप। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। वो अपने एक स्टेटमेंट में दी है कि सेंट मार्टिन द्वीप काफी अरसे से अमेरिका हड़पना चाहता था, जो बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी में है। और माना जाता है ये जो दंगा हुआ है, इनका मानना है शेख हसीना का, इनका मानना है दंगे के पीछे पाकिस्तान वगैरह का नहीं हाथ है, बल्कि किसका हाथ है? हमें मतलब नहीं है कि यूएसए का हाथ है या पाकिस्तान का है, लेकिन सवाल क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? सेंट मार्टिन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, और यह किस देश का हिस्सा है? तो बांग्लादेश का हिस्सा। सीधा सा। अभी भाई अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है बेटा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है और ऑल ओवर कैटेगरी में, ऑल ओवर समझ रहे हैं, सभी क्षेत्रों में, ऑल ओवर कैटेगरी में लगातार छठे वर्ष भी, एक दो वर्ष से नहीं चल रहा है, लगातार कितने वर्ष से? छठे वर्ष से पहले नंबर पे पोजीशन अपना बनाया हुआ है। कौन सा यूनिवर्सिटी? आईआईटी मद्रास। ध्यान रखना, ऑल ओवर पढ़ाई लिखाई, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, रिसर्च, ऑल ओवर कैटेगरी रैंकिंग जारी की गई है यूनिवर्सिटी का। ये अभी तक यूनिवर्सिटी ही है। तो ऑल ओवर कैटेगरी में लगातार छठी बार भी पहले पोजीशन पे अपना पकड़ कौन बनाया हुआ है? आईआईटी मद्रास। दूसरे नंबर की यदि बात करें बेटा, तो दूसरे नंबर पे जो पोजीशन बना के रखा है उसका नाम है आईटीएससी बेंगलुरु। बिल्कुल ये सब जो है ना माइंड में सेट कर लेना, और पूछा ही जाता है एग्जाम में, सीरीज वाइज में पूछ दिया जाएगा। तीसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है? पिछले वर्ष ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर पिछले वर्ष आईआईटी दिल्ली था। कब? 2023 में। लेकिन इस बार एक स्थान ये स्लिप कर गया और यह कितने नंबर पे आ गया भाई? अब आईआईटी जो दिल्ली है कितने नंबर पे आ गया? तो चौथे नंबर पे आ गया। एक और पांचवें नंबर पे कौन है?
तो 5वें नंबर पे IIT कानपुर। इतना आपको याद रखना होगा। पहले नंबर मद्रास, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा बॉम्बे। 2023 में तीसरे नंबर पे दिल्ली था, लेकिन एक स्थान ऐसा दे देगा, क्या पोजीशन है दिल्ली का, तो चौथे नंबर पे आ गया। अब 5वें नंबर पे कौन है, तो 5वें नंबर पे कानपुर है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में ध्यान रखना 7 यूनिवर्सिटी जो है वह IIT की है। क्लियर है? 3 अलग अलग कौन कौन है, एक तो मैं आपको बता दिया ITSC कौन, बेंगलुरु। दूसरा भाई अपना दिल्ली का क्या है, एम्स। और तीसरा जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो टॉप 10 में 7 IIT और 3 है बॉम्बे, एम्स और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये बड़े अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अभी तक आप लोग सुने थे कि भाई टाइगर के लिए नेशनल पार्क होता है, चीता के लिए होता है, एलिफेंट के लिए होता है, लेकिन एशिया का पहला बेटा गौ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में खोला गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का अब नेशनल पार्क गाय की सुरक्षा के लिए खोला जा रहा है। कहां खोला गया भाई, मध्य प्रदेश में। हो सकता है प्रॉपर जो है ना जगह का नाम दे दे। और ये बेटा मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है आगर मालवा जिला। ध्यान रखना, एक डिस्ट्रिक्ट है आगर मालवा जिला, और वहां पे एक गांव है। इसमें एक गांव है जिसका नाम है सालरिया गांव। तो सालरिया गांव में एशिया का पहला गौ नेशनल पार्क खोला गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार बोला है टोटल हम बहुत जल्द ही कितने नेशनल पार्क खोलेंगे, टोटल 10। 9 और एक कौन हो गया, ये वाला एशिया का पहला। तो ये थोड़ा याद रखना, ऐसे ऐसे कई बार आ जाते हैं और बच्चे यहीं पे स्लिप कर जाते हैं। बस आखिरी ही सवाल है अब। अगला सवाल है, अभी हाल फिलहाल में DRDO का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, बताओ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने बेटा राजस्थान के जैसलमेर, नाम तो सुने होंगे आप लोग, राजस्थान के जैसलमेर में एक सैटेलाइट सेंटर है जहां से हर तरह के एंटी टैक मिसाइल, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। और ये आपको प्लेस पहले से पता है, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कहां हुआ था, पोखरण, जैसलमेर में पड़ता है पोखरण। DRDO ने अभी जो है एक छोटा सा मिसाइल बनाया है, और यह ऐसा मिसाइल बनाया है जो कंधे पे रख के भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हर जगह तो पॉसिबिलिटी नहीं है गाड़ी घोड़े ले जाना। ठीक है, इस मिसाइल का जो नाम है ये ध्यान रखना, इस मिसाइल को हम लोग कहते हैं एंटी टेक गाइडेड मिसाइल। ध्यान रखना, एंटी टेक, टैंक भी बोलते हैं, गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल की खास बातें, यह पूर्णतः क्या है, स्वदेशी है। स्वदेशी समझते हैं, कंप्लीट अपने देश के द्वारा, सभी पार्ट पुर्जे अपने देश का ही है, और इसको कंधे पे रख के इजिली छोड़ा जा सकता है, और बिल्कुल टारगेट सटीक लगेगा। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर तक, यदि कोई भी किसी दुश्मन के कुछ भी चीज है, चाहे मिसाइल ही क्यों ना हो, और ऐसा नहीं है कि ये दिन में ही, रात में, बारिश में, आंधी तूफान, किसी भी समय इसे लॉन्च किया जाएगा और सटीक निशाना ये दागेगा। इस मिसाइल का वेट यदि हम बात करें तो लगभग इस मिसाइल का जो वेट है 14.5 kg के आसपास, और इसकी लंबाई यदि देखा जाए बेटा तो लंबाई 4.3 फुट है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और पोखरण से 2 क्वेश्चन आपको पहले से पता है,
भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में ही हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1998। पहले के समय कौन थे भाई देश के प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और दूसरे के समय कौन थे? बस दो चीज तो आप बता दिए, दो चीज अब होमवर्क के तौर पे। इस समय दोनों टाइम वैज्ञानिक कौन थे और देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोग हमें होमवर्क के तौर पे बताइएगा। बाकी और कोई खास क्वेश्चन नहीं, ठीक है।